वेलकम टू एसक्यू डिजिटल क्लासेस। आई एम नितेश मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे टॉपिक का ओवरव्यू है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड डैम्पिंग। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। इंस्ट्रूमेंट को समझने से पहले, डेफिनेशन समझने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखिए, इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, जिससे आप डेफिनेशन से समझ पा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ऐसे डिवाइस होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्राप्त कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे आपके, जैसे ये एमीटर लगा हुआ है और ये हमारा लोड है। लोड में हम लोड लगा हुआ है 10 ओम का। यहाँ पर अगर हम 10 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं, ओके, तो हम एमीटर से क्या मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि हम क्या है, यहाँ पर जो लोड लगा है, लोड में हम मान लेते हैं बल्ब लगा हुआ है। रेजिस्टेंस मतलब है कि हम मान लेते हैं कि बल्ब लगा हुआ है, तो जिससे हम क्या फाइंड कर पा रहे हैं, करंट को फाइंड कर पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही कहती है कि एन इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस इन विच वी कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। तो जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वोल्टेज, करंट एंड पावर, एनर्जी हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। ये एक हमने डायग्राम लिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, एमीटर, प्लस में करंट की वैल्यू, माइनस में करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, प्लस में वोल्टेज एंड माइनस में वोल्टेज। तो आप क्या करते हैं, ये मल्टीमीटर होगा जिसमें आप करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज तीनों चीज़ें क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। यहाँ पर इसके टर्मिनल्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है, एक इनपुट हमने यहाँ पर इसका टर्मिनल लगाया है, एक टर्मिनल यहाँ लगाया है। यहाँ पर हम अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, करंट। तो हमें इस इंस्ट्रूमेंट से क्या फाइंड हो जाएगा, करंट की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो बेसिकली आज हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हम उसके प्रिंसिपल्स के बारे में अभी जानेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। तो पहले है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट समझने के पहले हमें थोड़ी सी एक बात को समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली मेजर करके हमें नहीं देंगे। हमें क्या होगा, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें क्या है, पहले हमें ए और वैल्यू की वैल्यू आना चाहिए या हमें पता होना चाहिए, तब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। सिमिलरली एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में दीज इंस्ट्रूमेंट विच गिव द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड द इंस्ट्रूमेंट इट्स डिफ्लेक्शन। तो हमें क्या है, कांस्टेंट जो आपके इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर हैं, हमें उनके पैरामीटर्स पता होने चाहिए। तो इसका यूज भी हम क्या करते हैं, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट आर सुइटेबल फॉर लेबोरेटरी यूज। इनका बेसिकली यूज होता है लेबोरेटरीज में। जो लेबोरेटरीज में काम होता है वो किस पे होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में होता है। क्योंकि वहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यूज़ पे चेक करते हैं, फिर अपना रिजल्ट। मान लीजिए ए की वैल्यू 10 आई है, बी की वैल्यू 2 आई है, तो हम वैल्यू रखेंगे 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू 2। फिर हम इसको सॉल्व करके निकाल पाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या है, पहले कॉन्स्टेंट्स पता होना चाहिए। पहले हमें क्या है, कांस्टेंट निकालने हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, इसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। डायरेक्ट हमें रिजल्ट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स में हमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं, इसका एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो हम चेक करते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इस तरीके का दिखाई देता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या है, आप देख पा रहे होंगे, डेफिनेशन में लिखा था डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर थीटा की, मान लीजिए एंगल के फॉर्म में, मान लीजिए 60 डिग्री, डिफरेंट वैल्यू हम चेक करेंगे। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफ्लेक्शंस चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम जो भी फॉर्मूला हमने क्रिएट किया होगा, मान लीजिए 2 थीटा, अगर ये हमारा फॉर्मूला है निकालने का 2 थीटा, तो हम थीटा की वैल्यू 60, 80 अलग अलग रखेंगे, फिर उसमें एक रिजल्ट निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में आपको इंस्ट्रूमेंट के कॉन्स्टेंट्स पता होने चाहिए, बिना कॉन्स्टेंट्स के आप नहीं निकाल सकते। अब आते हैं सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट बहुत आसान है यूज करना, क्योंकि उससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से
आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, आपके पास एमीटर अकेला है, तो आप उससे एमीटर वोल्ट मीटर इतनी जानकारी है कि इससे करंट मेजर होता है। मान लीजिए एमीटर से आपको मालूम है करंट मेजर होता है, तो एमीटर अगर आपके पास है, आपको इतनी जानकारी है कि आप इसको सीरीज में लगाएं और सप्लाई जैसे ही 220 वोल्ट हम यहाँ सप्लाई देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट की वैल्यू। तो एमीटर क्या है, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट क्या हो, तो डायरेक्टली आप सर्किट में लगाएंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसमें कोई फॉर्मूलेज वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर एक्सेट्रा। तो आप इसकी डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, द इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर डायरेक्टली। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से। अब टाइप्स ऑफ सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, तो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला है इंडिकेटिंग, फिर है रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेटिंग एंड फिर आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी कि कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना, हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग और डिजिटल में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आप देखिए, ये आपके पॉइंट लगे होंगे, एनालॉग में ऐसी निडल होगी, तो ये पॉइंटर जो होगा, पॉइंटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये होगा एनालॉग। और डिजिटल में आप देखते हैं कि डिस्प्ले लगी होती है नंबर्स के फॉर्म में, 2, 3 वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिजिटल हो जाएगा। एनालॉग में आपको क्या होगा कि आपके पॉइंटर मूव करेंगे, उसके हिसाब से आपको रीडिंग मिलती है। तो हम यहाँ पर बेसिकली आज हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि किसी भी चीज़ का बेस सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना। तो सबसे पहले हम बेस को समझेंगे, तो बेस आपका ये है। देखिए सबसे पहले इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में चर्चा हो गई है। अब देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, द इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपको बेसिकली देखने मिलेगा डिस्प्ले। इसमें क्या होगी, आपको डिस्प्ले देखने मिलेगी, जिससे आप रीडिंग आप भली बात ही इसको समझ सकते हैं। ये क्या है, ए बना हुआ है, जिस इसकी पहचान भी है, इससे आप क्या करते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। इसके टर्मिनल है, ब्लैक टर्मिनल आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, और ये रेड टर्मिनल आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए। यहाँ पर आप दो कनेक्टिंग वायर लगा के करंट को मेजर कर सकते हैं। इसमें ये निडल मूव करेगी, जैसे जैसे आप सर्किट में एमीटर को सीरीज में लगाएंगे, करंट की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ये आप इससे आप क्या कर सकते हो, करंट को मेजर कर सकते हो। ये होगा इंडिकेटिंग टाइप। इसमें दो ही चीज़ें होंगी, एक तो आपको डायल मिलेगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, डिस्प्ले मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, करंट को मेजर कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। सबसे पहले इसमें एक तो क्या होगा, डिस्प्ले भी है, साथ में आपको क्या होगा, रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन रहता है। इसमें क्या होगा, रिकॉर्डिंग भी होगी। आप देखिए टाइम के साथ जैसे वैल्यू वेरी करेगी, टाइम के साथ यहाँ पर टाइम भी होगा। आप ऐसे देख सकते हैं 3 सेकंड में इतना डिस्प्ले हुआ है, 5 सेकंड में इतना वेव चली है। तो आप इससे क्या है, CRO, ये बना क्या हुआ है बेसिकली CRO में ऑप्शन होता है, आपको रीडिंग भी मिलेगी, साथ ही साथ आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो किस समय पे क्या क्या चल रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे CRO है, इससे आप पावर ऑन करेंगे, आप यहाँ से टाइम डिवीजन चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप वेरी भी कर सकते हैं। यह क्या है, आपकी सेकेंड्स में डिले टाइम भी आप सकते हैं, कितना आपको रेंज को डिले करना है, कितना धीरे धीरे आए, तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक CRO का आपको स्पेसिमेन बताया है कि ये CRO में ऐसा ऑप्शन है। ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि आप वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करके भी चल सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें दो सुविधाएं हैं, एक तो हमें वैल्यू भी मिलेगी, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, साथ ही साथ हमें क्या होगी, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। आप देख सकते हैं ECG भी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी जो होती है हार्ट की, वो भी आप रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में ले सकते हैं, क्योंकि हार्ट बीट को टाइम के साथ आप चेक कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा। अगला है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट लगभग आप सभी के घरों में एनर्जी मीटर लगे हैं, हम जिसे मीटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, और इसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इसको एनर्जी मीटर कहते हैं। एनर्जी मीटर ये आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से है, डिजिटल वाला अब आता है, अब तो डिजिटल आते हैं। ये एनालॉग है, जिसमें आप पुराना ये देखिए डिस्क रोटेट करती रहती है, ये मूव करती रहती है, स्लो चलती रहती है। उसमें क्या होता है, किलोवाट आवर मीटर। आपको मालूम है 1 kWh बराबर 1 यूनिट होता है। अगर आपने 1 kWh खपत की है, मतलब कि 1000 वॉट आवर आपने खपत की है। 1000 वॉट अगर आपने 1 घंटे में 1000 वॉट
अगर आपने 1 घंटे में खपत की है तो आपकी 1 यूनिट हो जाएगी, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाइड होंगे, जो रुपए 1 यूनिट के स्पेसिफाइड होंगे उस हिसाब से आपका बिल जनरेट होता है। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 चीज़ें, डिस्प्ले, रिकॉर्डिंग, साथ में क्यूमुलेटिव एडिशन। इसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव एडिशन। अब कैसा क्यूमुलेटिव एडिशन है समझते हैं। देखिए क्यूमुलेटिव एडिशन मेरा कहने का मतलब है, घर में बहुत सारे लोड होते हैं। अब लोड शब्द का मतलब होता है जो भी आपके घर में बल्ब है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, वो क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। तो लोड क्या होते हैं, अब आपके अगर मैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर की बात करूँ तो आपको मालूम है 2 तार आपके इधर आते हैं, एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर जो होता है जिसके करंट आता है और रिटर्न होके किससे जाता है, न्यूट्रल से होके जाता है। ये फिर से जहाँ से लाइन आ रही होती है आपको सप्लाई ट्रांसफार्मर से आ रही होती है, फिर रिटर्न होके सप्लाई फिर से जाती है, क्योंकि करंट हमेशा किस में बहता है, क्लोज सर्किट में बहता है। तो आपने जो भी एनर्जी पहुँची, फिर टीवी से होते हुए, पंखे से होते हुए, फ्रिज से, एसी से होते हुए जो भी चीज़ें इसको मिलती गई रास्ते में, उसका कैलकुलेशन पूरा कहाँ पे होगा, आपका एनर्जी मीटर में होगा। कि आप कितनी खपत कर रहे हैं, 2 वाट, 3 वाट, 4 वाट, 100 वाट का, 500 वाट, जितने भी आपकी खपत यहाँ पर हो रही है वो खपत पूरी की पूरी किस में कैलकुलेशन होगी, एनर्जी मीटर में। देखिएगा डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्या होगी, 2 वाट, 3 वाट, जितना भी आप कर रहे हो, और उसका समेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए फैन है वो 100 वाट का है, आपका एसी है मान लेते हैं कि 750 वाट, इन सबको कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर टोटल रीडिंग आपको मिलती जाएगी कि कितने वाट आपने जला लिया। तो आप अगर डिजिटल में देखें, अभी प्रेजेंटली आप देखें तो सबसे पहले आपको टाइम दिखाएगा उसमें, और फिर उसके बाद आप देख पाएंगे 3rd नंबर पे ऐसा कुछ आपके मीटर में होगा कि आपने कितना जला लिया, 3 वाट आवर, 4 वाट आवर, जितना भी जला लिया आप ये रीडिंग आप मीटर में खुद भी स्वयं चेक कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, क्यूमुलेटिव एडिशन करता है। मतलब यहाँ पर आपको जो भी वैल्यूज़ अपने इधर जो भी लोड है उन सब के वाट आपको एनर्जी पूरी टोटल कहाँ मिलेगी, आपके एनर्जी मीटर में मिलेगी। तो इंटीग्रेटिंग इस शब्द से ही मतलब, इंटीग्रेटिंग मतलब क्यूमुलेटिव एडिशन, मतलब यहाँ पर जितने भी लोड है उन सबकी एनर्जी का क्या होता है, एडिशन होता है कहाँ पर, मीटर के अंदर, जिसे हम एनर्जी मीटर कहते हैं। अब एनर्जी मीटर 2 प्रकार से लगाए जाते हैं, एक होता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है और 3 फेज। सिंगल फेज एनर्जी मीटर आपका लगता है घरों में, आप देख पा रहे हैं, और 3 फेज एनर्जी मीटर कॉमर्शियल पर्पस पे लगाया जाता है। हमारे इधर 2990 2990 वाट तक सिंगल फेज एनर्जी मीटर प्रोवाइड होता है। इसके अब आप जाएंगे तो आपको घर में भी 3 फेज एनर्जी मीटर लगाना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से डिफाइन होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए भी कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग फोर्स आता है, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स। तो डिफ्लेक्शन फोर्स, अब मैं आपको थोड़ा सा, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे ये निडल है, अभी ये इनिशियली 0 पे है, फिर उसके बाद 0 से ये धीरे धीरे क्या करेगी, निडल आगे बढ़ेगी। ये कैसे बढ़ेगी, जब हम डिफ्लेक्शन फोर्स लगाएंगे। हमें कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब ये निडल क्या होगी, अपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे पहुंचेगी। मान लीजिए यहाँ पर हम अमीटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मान लेते हैं 10 एम्पियर है। तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन फोर्स क्या करेगा, डायरेक्टली इसको क्या करेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे ले जाएगा, सीधा एक इस पे ले जाएगा, आपको 10 एम्पियर तक ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्लेक्शन फोर्स का है आपके पॉइंटर को मूव कराना, डिफ्लेक्ट करना, इसको क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन फोर्स कहते हैं। तो यहाँ से पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पहुँचेगा। अब होता क्या है कि डिफ्लेक्ट जब होता है तो पॉइंटर वहीं रह जाएगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट तो कर दिया, अब उसको वापस भी तो लाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिर हम क्या लगाते हैं, कंट्रोलिंग फोर्स लगाते हैं। किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोलिंग फोर्स का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इस डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे, ये है डिफ्लेक्शन फोर्स,
जब निडल आपकी 0 पॉइंटर पे थी, अब निडल क्या होगी 0 पॉइंटर से आगे जो भी वैल्यू आपको रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए ये 2 एम्पियर पे है, तो अभी कितना मेजर हो रहा है 2 एम्पियर तक। फिर क्या होगा, पॉइंटर को रिटर्न भी लाना है, तो उसको रिटर्न लाने के लिए हम क्या लगाएंगे, कंट्रोलिंग फोर्स लगाएंगे। मैक्सिमम केसेस में स्प्रिंग ये काम करती है। जो कंट्रोलिंग फोर्स होगा, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, वो कौन लगाएगी, स्प्रिंग लगाएगी। स्प्रिंग कैसे लगाएगी, स्प्रिंग क्या करेगी, जितना इसमें स्ट्रेस आएगा, जितना भी उस पर फोर्स आए, वो क्या करेगी, उसको रिटर्न लगाने की कोशिश करेगी। तो होगा क्या, अब पूरी प्रोसेस ये है, डिफ्लेक्शन फोर्स इसको यहाँ ले जाएगा एंड कंट्रोलिंग फोर्स जो होगा इसको वापस लाने की, मतलब निडल को, आपके पॉइंटर को फिर से 0 लाने की कोशिश करेगा। तो 2 फोर्स हमने पढ़े, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जब आपकी पॉइंटर को मूव कराना हो, कंट्रोलिंग फोर्स जब अपने पॉइंटर को वापस लाना है, तो ये कंट्रोलिंग फोर्स होता है। अब इसमें होता क्या है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी दिक्कत ये देखी जाती है कि जब दोनों डिफ्लेक्शन फोर्स होते हैं, ये क्या करता है, टू एंड फोर्स मोशन करता रहता है। निडल अब भी प्रॉपर नहीं होगी, अपनी जगह पे थोड़ी बहुत मूव करती रहेगी, जिससे हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। अब इस प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन पाना है, तो हम किस प्रक्रिया को अपनाते हैं, हम क्या करते हैं, डैम्पिंग करते हैं। डैम्पिंग से क्या होगा, जो ये 2 और 4th मोशन होगा ये रुक जाएगा, जिसके कारण हमें क्या होगा, निडल बहुत प्रॉपर तरीके से एक ही जगह पे आपका पॉइंटर रुक जाएगा और आपको प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने पहला फोर्स था हमारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जिसके कारण हम इसको आगे की ओर ले जाएंगे, और फिर उसके बाद था हमारा कंट्रोलिंग फोर्स, जिससे हम क्या है उसको वापस 0 निडल पे ले आएंगे। अब डैम्पिंग फोर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले इसको सिस्टम जो होता है आपका डैम्पिंग फोर्स का, उसमें हम क्या करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग। फ्लड डैम्पिंग भी होती है, पर हमने आज 2 ही लिए हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ली है और एडी करंट डैम्पिंग का हमने उपयोग किया है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को देखते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि आप देख पा रहे होंगे, पिस्टन है, पिस्टन किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसे हम डैम्पिंग करेंगे। डैम्पिंग मतलब हमें क्या करना है, जो ये 2 और 4th मोशन हो रहा था, ये जो पॉइंटर का 2 एंड 4th मोशन है, उसे हम प्रॉपर करना है। तो 2 और 4th मोशन हम कैसे कराएंगे। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम स्पाइंडल कहेंगे, ठीक है। स्पाइंडल मतलब कि यहाँ पर कनेक्ट है, और यहाँ पर देखिए ये आपने पिस्टन का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर हम पिस्टन कह देते हैं, स्पाइंडल नहीं, हम पिस्टन बोलते हैं इसको। और पिस्टन क्या है कि आपकी सिलेंडर के अंदर है। अब देखिए आप, जब भी व्हेन द पॉइंटर ऑसिलेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब भी पॉइंटर किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, द पिस्टन गोज इनसाइड, तो पिस्टन किस तरफ जाएगी, अंदर की तरफ मूव करेगी। एंड द सिलेंडर गेट्स कंप्रेस्ड, अब सिलेंडर में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एयर है, तो ये क्या करेगी, कंप्रेस, क्योंकि जैसे ही अंदर की ओर जाएगा एयर पे प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण एयर क्या करेगी, पुश करेगी पिस्टन को। तो एयर कोशिश करेगी कि पिस्टन को अपवर्ड मूव कराया जाए। अपवर्ड मूव कराने के कारण क्या होगा, जैसे ही ये अपवर्ड मूव कराने की कोशिश करेगी, तो आपका जो निडल होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आ जाएगी। द पिस्टन अपवर्ड, जैसे ही पिस्टन अपवर्ड जाएगी, जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर जाएगी, तो ये निडल वाला पार्ट क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। सिमिलरली जैसे ही पॉइंटर ऑसिलेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ही पॉइंटर जा रहा होगा इस तरफ, तो ये पिस्टन क्या होगी, ये किस तरफ जा रहा होगा, बाहर की ओर, मतलब कि जो प्रेशर लग रहा होगा एयर का, अब क्या होगा, ये पिस्टन जाने लगेगी आगे की ओर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पॉइंटर क्या करने लगेगा, क्लॉकवाइज चलने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि पिस्टन का मूवमेंट से हमें फोकस है। फिर एक बार फिर से देखते हैं, जैसे ही आपकी पॉइंटर है ऑसिलेट करेगा क्लॉकवाइज, अगर वो क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, पिस्टन क्या करेगी, पिस्टन क्या होगी, आपकी सिलेंडर के अंदर की ओर आएगी, जिस पे एयर प्रेशर पड़ेगा। तो ये जो निडल होगी किसके तरफ, जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। उसके विपरीत जस्ट बात है, ये है अगर ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा जैसे ही वो एंटी क्लॉकवाइज अब जाने लगी, तो एंटी क्लॉकवाइज जाने लगी तो क्या होगा, अब सिलेंडर बाहर की ओर आएगा और अब पिस्टन किसके तरफ होगा, कि क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होगा, जो ये 2 एंड 4th मोशन है ना, वो रुक जाएगा और पॉइंटर एक सिमिलर पॉइंट पे स्थिर हो जाएगा। अब है एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग के बारे में चर्चा करते हैं। एडी करंट डैम्पिंग क्या है, पहले तो ये देखते हैं, ये क्या है, एल्यूमिनियम सर्कुलर आप डिस्क देख पा रहे हैं, ये एल्यूमिनियम सर्कुलर डिस्क है। यहाँ पर हमें बेसिकली फैराडे लॉ का फिनोमेना को फॉलो करना है। कैसे, अब इसमें होता क्या है, एल्यूमिनियम, अब इसको कैसे ये कहाँ की जाए, तो इसमें देखिए पहले तो इस एल्यूमिनियम में 2 होल किए जाते हैं,
ये प्रॉपर 2 होल होते हैं जिसके कारण क्या हो, फ्लक्स पास कर सके, जिसके कारण क्या है डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब कि स्थिरता प्रोवाइड करी जा सके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैग्नेट है, मैग्नेट का पार्ट है नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है। हम इसे समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, जैसे ही आप देखिए ये है नॉर्थ और ये साउथ, इसमें से क्या होगा, फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या होगा, अगर इस फ्लक्स के बीच में कोई भी कंडक्टर आएगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा तो हमें क्या मिलेगी, ईएमएफ मिलेगी, और ईएमएफ होती है -N/dφ/dt। तो हमें किसका क्या प्राप्त हो जाएगा, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, अगर ये रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें फोर्स भी कैसा मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा डिस्क के, जिसके कारण क्या होगा, ये यहाँ मूव करने की कोशिश करेगी, इंड्यूस्ड फोर्स जो आपको लगेगा वो उस तरफ की ओर फोर्स करेगा, तो क्या होगी, डैम्पिंग। तो फिर यहाँ पे भी वही है कि पॉइंटर को आप स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये देखा, यहाँ पर हम लेंज लॉ की हेल्प लेते हैं। लेंज लॉ इज हेल्पफुल। लेंज लॉ ये कहता है कि जिसने उसे प्रोड्यूस किया है कॉज को ही अफेक्ट करता है, मतलब कि जब इस एल्यूमिनियम ने इसको कट किया था तो इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ। अगर मान लो एक क्लॉकवाइज घूम रही थी तब इसने फ्लक्स कट किया था, पर होगा क्या, फ्लक्स तो कट हो रहा था मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में, पर करंट किस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही फ्लक्स आपका एक डायरेक्शन में पर जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्स भी क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण ये जो पॉइंटर है आप इसको क्या कर पाएंगे, स्थिर कर पाएंगे। ये पॉइंटर फिर से क्या होगा, अपनी टू एंड फोर्थ मोशन को ड्रॉप करेगा और रुक जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि बेसिकली डिफ्लेक्शन फोर्स था, डिफ्लेक्शन फोर्स ने आपको बिल्कुल मैक्सिमम स्केल तक ले गया, कंट्रोलिंग फोर्स उसको बिल्कुल जीरो लेवल पे लाने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में जो टू एंड फोर्थ मोशन था उसको हमने स्टॉप करने के लिए 2 डैम्पिंग की सहायता ली। डैम्पिंग भी हमने 2 प्रकार से की, एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग थी जिसमें हमने पिस्टन और सिलेंडर का कॉन्सेप्ट लिया था, और इसमें एडी करंट में था मैग्नेटिक फ्लक्स डैम्पिंग। इसमें क्या है, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की सहायता से, मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडे लॉ की हेल्प से हमने यहाँ पर क्या है, डैम्पिंग को प्रोवाइड किया है, जिससे एल्यूमिनियम हमने कॉइल ली है। यही एल्यूमिनियम कॉइल आप जो देख पा रहे हैं ये मूव करती है, तो इसकी हेल्प से क्या होगा, आप फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेंगे। इंड्यूस्ड करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण ये मूव करेगी अगर क्लॉकवाइज, तो आपको जो इसका फोर्स मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगी, पॉइंटर एक जगह स्टॉप हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, एक करेक्ट वैल्यू, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में एक करेक्ट वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।